हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि गिज़लिन अपने पुराने जन्म के दोस्त क्लाउड को ढूंढ तो लेता है ओस्टन टेरिटरी के एक कसीनो में, लेकिन वहां पर गिज़लिन की लड़ाई हो जाती है क्लाउड को ले जाने के लिए इस कसीनो के बॉस क्रैंक और उसके साथियों से। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि क्रैंक अपने साथियों से बोलता है कि काट डालो इसे, जाने मत देना। अपने बॉस का ऑर्डर सुनते ही हम देखते हैं कि दोनों गुंडे चुपचाप बैठे हुए गिज़लिन के ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं। खुद क्रैंक भी आगे बढ़ता है और गिज़लिन पर वार करने की कोशिश करता है। जो माहौल अभी तक शांत था वो गर्मा जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि गिज़लिन इस बंदे क्रैंक को अपनी तलवार की नोक पर ले आता है और गर्दन पर तलवार अड़ाकर इसे रोक देता है। कसीनो के बॉस को तो गिज़लिन ने रोक दिया है, लेकिन इसके दोनों चमचों को हम देखते हैं कि एक तरफ से बेलिंदा और दूसरी तरफ से कोर आकर रोक लेता है। तब कोर बोलता है कि ये चमचो, पहले देख तो लेते कि किससे लड़ाई मोल ले रहे हो। जिस पर बेलिंदा कहती है कि यंग मास्टर, अब आप ही बताइए इनका क्या करना है। तब गिज़लिन कहता है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, क्लाउड को साथ चलने को बोलो और पैसे उठाओ और निकलो यहाँ से चुपचाप। तब क्रैंक बोलता है कि हे तू ऐसे नहीं जा सकता। तब गिज़लिन इसे धमकाता है कि सुन बे, देख ये गैम्बलिंग हाउस जिसका तू बॉस है, मैनेजर भी है, जिसे तू चला रहा है, यहाँ पर तूने चीटिंग की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस गैम्बलिंग हाउस, इस जुए के अड्डे से जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे जाते हैं बैरोन ओस्टन को। ये जुए का अड्डा उनका पैसे कमाने का मेन सोर्स है। अगर यहाँ से कोई भी बात बाहर जाएगी तो वो सब जगह फैल जाएगी। और अगर मैं बाहर जाकर बता दूं कि खुद यहाँ का मैनेजर कितना बड़ा चीटर है, तो इस जुए के अड्डे के लोगों पर कौन विश्वास करेगा, कौन यहाँ पर खेलने के लिए आएगा और कौन तुम्हें पैसे देगा। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है, तो बताओ क्या करना चाहते हो तुम। क्या मैं बैरोन ओस्टन को बताऊं कि तुम कितने बड़े चीटर हो जो इस अड्डे को संभाल रहे हो, या फिर वो भी इसमें मिला हुआ है। दोस्तों, गिज़लिन की इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि एक गुंडा क्रैंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि कहीं ये गैम्बलिंग हाउस का सच बाहर जाकर ना बता दे, इसलिए वो चुपचाप गिज़लिन को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तब गिज़लिन अपनी तलवार नीचे करता है और अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, क्लाउड को लो, चलो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि क्लाउड तो गायब हो चुका है, वो इन्हें धोखा देकर यहाँ से भाग चुका है। सोचो, जिस बंदे के लिए ये सारा ड्रामा किया है, इतनी लड़ाई की है गिज़लिन ने, वो बंदा इन्हें धोखा देकर भाग गया है। बेलिंदा इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये सब क्या है, वो जुआरी हमें यहाँ पर छोड़कर भाग गया, हमने उसके लिए इतना सब किया और वो हमारे पैसे भी ले गया जो तुमने यंग मास्टर के लिए जीते थे। हाँ, वो ऐसा कैसे कर सकता है। कम से कम उसे थोड़ी सी तो इज्जत दिखानी चाहिए थी हमारे यंग मास्टर को। उन्होंने कितना कुछ किया उसके लिए और वो बिना थैंक यू बोले ही यहाँ से भाग गया। तब कोर कहता है कि वो जाएगा कहाँ पर, एक जुआरी एक जुए के अड्डे को छोड़कर दूसरे पर ही तो जाएगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। तब बेलिंदा बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो इस जगह को पूरी तरह से छान मारते हैं, उसे ढूंढ निकालते हैं। तब गिज़लिन कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कहाँ पर होगा। ये कहकर गिज़लिन यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लाउड को ही दिखाया जाता है। वो एक घोड़े पर बैठा होता है और वो सारे पैसे जो गिज़लिन ने भी जीते थे और इसने भी जीते थे, उन्हें उठाकर एक पोटली में बांधकर ले आया है। दोस्तों, क्लाउड ने गिज़लिन को थैंक्स तो नहीं बोला, लेकिन ये घोड़े पर बहुत सारे पैसे लेकर ओस्टन टेरिटरी के महल की तरफ बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं वहां से निकल आया, लेकिन वो बंदा, वो नोबल, उसने मेरी मदद क्यों की, आखिरकार उसने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। खैर जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा काम तो हो गया ना। उसकी वजह से मैं वहां से भागने में कामयाब हुआ हूँ और ये सारे पैसे जो मैं काफी दिन में नहीं कमा पाता वो मुझे मिल गए हैं। मुझे माफ कर दो नोबल मैन कि मैं भाग आया, लेकिन मुझे इन सारे पैसों की जरूरत थी। दोस्तों, किसी भी कीमत पर इस क्लाउड को पैसे चाहिए, लेकिन किस लिए। तब हमें यही बात दिखाई जाती है कि क्लाउड पैसे कमाने के लिए जुए के अड्डे पर क्यों गया था। क्लाउड हमें एक अपनी बैक स्टोरी बताता है। हमें यहाँ से 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक टूटा फूटा सा लकड़ी का घर होता है एक वीराने से जंगल में, और हमें यहाँ पर दिखाई जाती है एक लड़की जिसने अपना मुंह ढक रखा है काले कपड़ों से और इसके सामने बैठा होता है क्लाउड। इस काले कपड़ों वाली लड़की का नाम होता है एना, जिससे क्लाउड बोल रहा होता है कि देखो एना, ये देखो, ये सोने के सिक्के देखो, तुम्हें पता है मैंने जुए के अड्डे पर जाकर ये कमाए हैं। वहां पर पैसे कमाना तो बहुत ही आसान है, बस लक का काम है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और फिर हमें इस तरह से छुपकर नहीं रहना पड़ेगा, है ना। हम आसानी से जिंदगी जी पाएंगे, हम बाहर भी जा पाएंगे। तब ये लड़की एना इसका हाथ पकड़ती और कहती कि बस करो क्लाउड, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरे फादर और तुम्हारे टीचर की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम उनकी मौत का कारण नहीं हो, मैं ये बात जानती हूँ। तब क्लाउड कहता है कि नहीं एना, तुम गलत कह रही हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वजह से ही टीचर को धोखेबाज साबित किया गया, मेरी वजह से ही वो मरे हैं, ये सारी गलती मेरी ही है। बेसिकली दोस्तों, समझ में ये आता है कि एना जो ये लड़की है, इसका बाप इस क्लाउड का टीचर था। शायद किसी तरह से अनजाने में क्लाउड की वजह से इसका बाप धोखेबाज साबित हो गया हुआ, जिसकी वजह से इस लड़की को मुसीबत झेलनी पड़ रही है और क्लाउड बस इसकी मदद करना चाहता है। शायद ये इसे पसंद भी करता हो। क्लाउड यही बोल रहा होता है कि मेरी वजह से टीचर को धोखेबाज बनना पड़ा है, ये सारी गलती मेरी ही है। तब हमें यहाँ से सीन को बदल कर दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि एक
एक मोटा सा बंदा यहाँ पर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि रॉयल एकेडमी का एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर और एक धोखेबाज लेओथियस आर्कियस, उसकी बेटी एना आर्कियस तुम्हें धोखेबाज होने के बदले में सजा दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमें इसे मोटे से बंदे के साथ कुछ सैनिक भी दिखाए जाते हैं जो इस लड़की एना आर्कियस को पकड़कर ले जाते हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि एना आर्कियस का बाप पोर्टियस आर्कियस जो कि रॉयल एकेडमी में एक स्कॉलर था वो धोखेबाज साबित हो गया, जिसकी सजा इसकी बेटी एना आर्कियस को भी दी जा रही है, जबकि वो गुनहगार भी नहीं है। क्लाउड इस बारे में जानता है और जो मोटा सा बंदा हमें दिखाया गया है शायद वो यहाँ का बैरोन ओस्टन होगा। हमें एक मोटा सा बंदा दिखाया गया है जिसके हाथ में एक रॉयल डंडा है और यही है बैरोन ओस्टन जो कि बोल रहा होता है कि क्या नाम है तेरा? क्लाउड। ठीक है, हम एना आर्कियस को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वैसे तो इस लड़की को मार ही देना चाहिए क्योंकि इस पर राजद्रोह का अपराध है, इसके बाप पर भी, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तू 1 साल में 2000 गोल्ड कमा कर ले आया तो उसके बदले में, उस फिरौती के बदले में मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों इसीलिए क्लाउड बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। उसे किसी भी कीमत पर 1 साल में 2000 सोने के सिक्के कमाने थे और उसे देना था इस मोटे बैरोन ओस्टन को ताकि इस लड़की एना आर्कियस को बचा सके। यही इसकी बैक स्टोरी है। तब क्लाउड बोल रहा होता है कि एना मैं आ रहा हूँ, मैंने पैसे कमा लिए हैं, अब बस तुम जल्दी ही उस कैद से आजाद हो जाओगी। दोस्तों इसीलिए लगातार बैरोन ओस्टन के कासल की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ से हमें ओस्टन टेरिटरी का किला ही दिखाया जाता है। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है किले के अंदर का वो रूम जहाँ पर यहाँ का बैरोन ओस्टन बैठा होता है। ओस्टन टेरिटरी का बैरोन जो कि एक मोटा सा बंदा है हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और कलम से कुछ लिख तो रहा होता है और कह रहा होता है कि बहुत सारे कैदियों की वजह से जेलें भर चुकी हैं, जबकि ऐसा है कि इनके बदले में हमें पैसे भी नहीं मिल रहे फिरौती के, तो इन्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। तभी अपने साथ ही खड़े एक नाइट से बोलता है कि देखो अगर कोई भी ऐसा कैदी है जिसके बदले में हमें पैसे नहीं मिले हैं तो उन्हें मार डालो। ये तो बस मुफ्त में खाना ही खाए जा रहे हैं, ऐसे जेल के कैदियों को रखने का कोई फायदा नहीं है जो पैसे भी नहीं दे सकते। दोस्तों ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा लालची है जो घटिया तरीके से जुए के अड्डे से पैसे कमाता है और बहुत सारे निर्दोष नागरिकों को इसने बंद कर रखे रखा है ताकि उनके बदले में पैसे कमा सके। आई मीन सीरियसली। तब ये बोल रहा होता है कि रोज यार मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत सारे कैदी ऐसे ही बंद पड़े हैं जिनके बदले पैसे नहीं मिले, उन्हें मार डालो 1 हफ्ते में। तब पास ही में खड़ा नाइट बंदा बोलता है कि जी बैरोन ओस्टन मैं ऐसा कर दूंगा। वैसे आपको याद है ना कि 1 साल हो चुका है। तब बैरोन ओस्टन को याद आता है कि वो लड़की एना आर्कियस जिसे जबरदस्ती पकड़कर लाया गया था धोखेबाज की बेटी के रूप में, उसे भी मारने का वक्त आ चुका है। 1 साल पूरा हो चुका है, उसे जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। तब बैरोन ओस्टन बोलता है कि वो लड़की एना आर्कियस धोखेबाज की बेटी, पहले तो मैं उसे मेड की तरह रखना चाहता था, एक नौकरानी बनाकर, लेकिन ऐसा लगता है कि एक धोखेबाज की बेटी को मेड बनाना भी सही नहीं होगा, उससे तो मारना ही पड़ेगा। वैसे भी 1 साल हो चुका है। वो क्लाउड क्या कर रहा है, क्या वो पैसे लेकर नहीं आएगा? तब इसके साथ ही खड़ा रोजियर बोलता है कि हमने क्लाउड के बारे में पता करवाया है, वो बस इधर उधर पैसे कमाने के लिए घूमता रहता है, बहुत सारे जुए के अड्डे पर जाता है, लेकिन अभी तक उसने पैसे कमाए नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। तब ये मोटा बैरोन ओस्टन बोलता है कि अच्छा तो ऐसा है, वैसे भी क्रैंक ने मेरा काम कर ही दिया है, वो किसी भी कीमत पर पैसे कमा नहीं पाएगा, वो लड़की तो मरेगी ही। एक काम करो, बाकी कैदियों के साथ उस लड़की एना आर्कियस को भी मार डालो और ऐसे मारना कि उस क्लाउड को पता ना चले ताकि वो हमारे लिए पैसे कमा कर ला सके। दोस्तों ये लालची मोटा चाहता है कि क्लाउड इसके लिए 2000 सोने के सिक्के लाए तो सही, लेकिन ये लड़की को भी जिंदा नहीं रखना चाहता। रोजियर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि क्लाउड पैसे कमा कर सही में ले आया तो अब हम क्या करेंगे, एना को कहाँ से लाएंगे? जिस पर ये मोटा लालची बैरोन ओस्टन बोलता है कि अगर ऐसा हो भी गया कि वो पैसे कमा कर ले आया तो हम उसे भी रास्ते से हटा देंगे, वैसे भी एक जुआरी के मरने से किसे ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों इस तरह से तो ये शासन चला रहा है, किसी को भी उठाकर जेल में डाल देता है, उसके बदले में पैसे मांगता है और किसी भी वक्त उसे मार भी डालता है। आई मीन जिंदा आदमी से मिले या फिर मौत के बाद मिले, इस मोटे को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन क्लाउड तो सचमुच 2000 सोने के सिक्के लेकर आज यहाँ पर आने वाला है, वो एना को बचाना चाहता है किसी भी कीमत पर। तब हम देखते हैं कि बाहर से एक सैनिक बोलता है कि बैरोन ओस्टन यहाँ पर कोई परेशान कर रहा है, क्लाउड नाम का आदमी है जो चाहता है कि वो अभी इसी वक्त अंदर आए, वो पैसे लेकर आया है। क्लाउड पैसे लेकर आया है, ये सुनकर ये लालची मोटा उसे अंदर आने को बोल देता है। तब हम देखते हैं कि क्लाउड सारे पैसे इस मोटे के टेबल पर रख देता है और कहता है कि ये लो फिरौती की रकम, अब तुम एना को छोड़ दो, ये पूरे 2000 गोल्ड है, इसके बदले में एना को छोड़ दो। दोस्तों क्लाउड ने अपना वादा पूरा कर दिया है 2000 सोने के सिक्के लाने का, लेकिन ये बैरोन ओस्टन जो कि बहुत ही ज्यादा लालची बंदा है, ये एना को
छोड़ेगा, लगता तो नहीं। ये सोनू की सिक्कों को चेक करने लगता है और कहता है कि हाँ वैसे ये नकली तो नहीं है, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? तब क्लाउड कहता है कि मैंने ये जीते हैं, मैं जुए की बाजी जीत कर ये लेकर आया हूँ। अब सोने के सिक्के ये जुए में जीत कर लेकर आया है। ये सुनते ही बैरन ऑस्टन अपने सैनिकों से बोलता है कि पकड़ लो इस आदमी को और जेल में डाल दो। दोस्तों, जैसा कि गैम्बलिंग हाउस को खुद बैरन ऑस्टन ही चलाता है, अगर कोई इससे जीत कर पैसे लाएगा तो इसी का नुकसान होएगा ना, इसीलिए वो इस क्लाउड को बंद करने के लिए बोल देता है। इसे जबरदस्ती खींचकर जेल में ले जाया जा रहा होता है। तब क्लाउड चिल्लाता है कि ए तुम क्या कर रहे हो? जैसा तुमने कहा मैं 2000 सोने के सिक्के लाया हूँ, उसे छोड़ दो, मुझे क्यों ले जा रहे हो? तभी मोटा लालची बोलता है कि देखो तुम 2000 सोने के सिक्के लाए हो, लेकिन तुम जैसा आदमी इतने पैसे कैसे लाया? सबसे पहले मुझे अपने बंदे क्रैंक से पता करना होगा कि तू जीत कर लाया है या नहीं। पैसे भी मैं इन पैसों पर यकीन नहीं कर सकता, समझा? इसीलिए चुपचाप जेल में चला जा और कैदी बन जा। सोने की सिक्कों की चमक से ये बैरन ऑस्टन अंधा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जुआरी तो सचमुच 2000 सोने के सिक्के ले आया। इसे लगा कि फिरौती की रकम देने के बाद ये लड़की को बचा कर ले जाएगा। इस जैसा जुआरी किसी लायक नहीं है, इसे बंद कर दो। जबरदस्ती क्लाउड को खींच कर ले जाया जा रहा है, उससे पैसे भी छीन लिए गए हैं और ऐना को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस तरह की घटिया टेरिटरी में ये लोग रहते हैं। क्लाउड जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे, जाने दे, ऐना को जाने दे। लेकिन मोटा लालची किसकी सुनने वाला था। इतने में ही आ जाता है गिजलिन, जो कि पीछे से आकर दोनों सैनिकों पर वार करता है और क्लाउड को करता है आजाद। अचानक से अपने पीछे खड़े गिजलिन को देखकर क्लाउड हैरान हो जाता है और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से इनके महल में आकर कौन हमला कर रहा है। तब ये इस क्लाउड के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वेल डन क्लाउड, अब बाकी मुझे संभालने दो। तब गिजलिन स्वैग दिखाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि बैरन ऑस्टन, आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। गिजलिन को आता हुआ देखकर बैरन ऑस्टन बोलता है कि कौन है बे तू, यहाँ कैसे घुसा आया? जिस पर गिजलिन कहता है कि मैं हूँ गिजलिन बैरन ऑफ फेनरिस, जो कि आया है आपके पड़ोसी लुथानिया साम्राज्य से। दोस्तों, गिजलिन यहाँ पर अकेला नहीं आया है, अपने साथ ये लेकर आया है उस गुंडे को जो इसे गैम्बलिंग हाउस में मिला था, वही क्रैंक जो इससे लड़ने को मरने को तैयार था। ये उसे बंदी बनाकर लेकर आया होता है। हम देखते हैं कि बेलिंदा अपनी रस्सी के सहारे इसे लपेट कर लाई है और इसे छोड़कर घुटने पर बैठा देती है। अचानक से इस बैरन ऑस्टन के सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर गिजलिन अपने साथ इसके जुए वाले गुंडे को लेकर आया है, क्रैंक, वो भी बंदी बनाकर। बैरन ऑस्टन समझ ही नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इसके गैम्बलिंग हाउस वाले गुंडे को इस तरह से बंदी बनाकर क्यों लाया गया है। तब अपना हीरो बंदा गिजलिन एटीट्यूड दिखाते हुए इस मोटे बंदे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है, अपनी दोनों टांगों को इसके टेबल पर रख लेता है और कहता है कि चलो चाय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं इस बारे में। और दोस्तों, यहीं पर होता है चैप्टर एंड। गिजलिन के सामने एक और मुसीबत आ गई है। दूसरी कंट्री में, दूसरे किसी टेरिटरी में एक बैरन से लड़ना है। क्या इससे लड़ाई होगी या फिर किसी तरह से शांति से मामला निपट जाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।